स्टाफ कोर्स की फेडरेशन में, जिसमें गूगल संख्या आज बहुत ही अनोखा है, 444 है, जिसमें आज के दिन हम मेडिकल काउंसलिंग करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में, जिसको हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर पुष्पलता देवांगन, जो बीएससी, बीएएमएस और सीसीएच और डी फार्मा भी कर रही हैं। तो आज उनसे हम सुनते हैं कि बीमारी क्या होती है और उससे क्या सॉल्यूशन है। तो ओवर टू यू पुष्पलता, तो आप स्टार्ट करें। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पलता देवांगन फ्रॉम रायपुर और मैं इंडियन होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। और आज आपके सामने जो मुझे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी जितना सरल से सरल अगर हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारी जो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की होती है। कई चीज़ें समझ में आती है, कई चीज़ें ऊपर से निकल जाती है। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से अपन क्या समझते हैं? कार्डियो मतलब होता है हार्ट, इसलिए कार्डियोवास्कुलर, कार्डा और वस्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड जो वस्कुलर है उससे उसमें उत्पन्न होने वाली डिजीज उसको बोलते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब अगर अपन इसको जनरली लैंग्वेज में बोले तो हार्ट या हृदय हृदय में उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं या तकलीफें हैं, ये सारी के सारे ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसको अगर अलग अलग भागों में विभक्त करें तो इस केसली इसको हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा 4 टाइप से। फर्स्ट टाइप है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब होता है जन्मजात, यानी प्रेगनेंसी के दौरान माता से बच्चे को जेनेटिकली मिल जाए कोई भी प्रकार की डिजीज, तो उसको कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। उसमें से एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है। ठीक है। इसमें एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट हो सकता है और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है। कंजेनाइटल में जो ये 3 मैंने बीमारियां बताई हैं, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट जिसको अपन शॉर्ट में एएसडी कहते हैं, बच्चों का जो मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 राइट और लेफ्ट एट्रियम और नीचे के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो इसमें एट्रियल सेप्टा होती है उसमें किसी भी प्रकार का सेप्टा मतलब होता है एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, 2 चैम्बर को विभक्त करने के लिए जो बीच में वॉल होती है उसको सेप्टा बोलते हैं। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में एट्रियल यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम यानी ऊपर के 2 चैम्बर के बीच में पाया जाने वाला जो सेप्टल है उसमें यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आता है तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये बच्चों को कंजेनाइटल रूप से हो जाता है। और दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेम थिंग पहले के जैसे मैंने कहा था, ऊपर के 2 एट्रियम के बीच में प्रेजेंट सेप्टल में डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा, नीचे के 2 चैम्बर है जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट सेप्टम है या जो वॉल है उसमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकट में इसको वीएसडी नाम से जाना जाता है। अब हम फिर से कैटेगराइज की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कैटेगराइज होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अगर अपन हिंदी में इसको कहें तो अभिग्रहित या उपार्जित। ये अपने आप नहीं आती है, मतलब कोई कंडीशन या कोई बीमारी अपने साथ में लेके आती है जिसके कारण से हार्ट में तकलीफ होती है। इसमें सबसे पहला है रूमेटॉइड हार्ट फीवर। रूमेटिक हार्ट फीवर जब किसी को होता है तब अभी पूछेंगे आप कि रूमेटिक क्या है। रूमेटिक मतलब जैसे अपन अर्थराइटिस बोलते हैं ना, उसमें भी रूमेटिक छोटे छोटे ज्वाइंट्स में पेन होना, और बड़े जो ज्वाइंट होते हैं जैसे कमर का है और बोन का है, कंधे का है, इसमें दर्द होना, बहुत दर्द होना जिसके कारण से फीवर आ जाए,
और ये कंटिन्यूसली बने रहे, तब की कंडीशन में जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है तो उसको हम एक्वायर्ड टाइप का कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। और इसमें सेकंड नंबर का प्रॉब्लम जो है वो हाइपरटेंशन से आप सभी लोग मुझे मेरे को जहाँ तक लगता है कि परिचित हो गए, जिसको अपन बोलते हैं बीपी हाई। बीपी हाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे किसी को टेंशन के कारण, किसी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है, ब्रेन में हेमरेज हो गया तो उसके कारण भी कई मतलब चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर के। तो एक मेन कारण है अपना कार्डियोवास्कुलर डिजीज का हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड ब्लड हमारा कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। अगर ब्लड में जाने वाला ब्लड और ब्लड से आने वाला ब्लड में जो क्या बोला चाहिए, टेंशन है, टेंशन दैट मीन्स बोलना चाहिए, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। नल अगर आप चालू करते हैं, उसमें पाइप लगी हुई है, सामान्य फ्लो में अगर पानी जा रहा है तो आराम से सब तरफ सर्कुलेट होगा। लेकिन अगर हम नल को बंद कर दें या फिर नल के पाइप को अगर दबा दें तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है। तो वैसे ही हमारी कैपिलरी कहीं से पिचक जाती है या किसी कारणवश उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो आरटीएल है या वेन है उसकी परिधि कम हो जाए तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये अधिकतर मोटे लोगों को भी ज्यादा होता है, जिनकी बॉडी में ओबेसिटी ज्यादा होती है, उनके वॉल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा जब जाता है उनको हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। तब की कंडीशन में उनको जो होगा उसको अपन कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहेंगे। फिर नेक्स्ट है इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा। इस्केमिक को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी। जैसे कि एक सिंपल सी नली है, सिंपल सी नली जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, वहां पे कोई कंकड़, कोई भी पत्थर या कोई कंकड़ आके वहां पे रुक गया। अब हम पानी वहां से डाल रहे हैं, वहां पे अगर धूल मिट्टी है तो वो भी वहीं पे जम रही है। धीरे से और छोटे मोटे कंकड़ आ रहे हैं पानी के साथ में, वो भी वहां पे जम रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या करेगा वो, पाइप के जो परिधि है उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, या कहना चाहिए पानी के जाने का जो रास्ता है उसको पूरा बंद कर देगा। वही हाल हमारे हार्ट का होता है। हार्ट में जितने भी आर्टरी और वेन है, आर्टरी वेन इसका मतलब होता है जो धमनी और सिरा बोलते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त जाता है पूरे बॉडी में डिऑक्सीफाई होने के लिए। इनमें अगर किसी भी प्रकार का कोगुलेशन, कोगुलेशन को अब मैं समझाऊं तो कहना चाहिए खून का थक्का जमना किसी भी कारण से ऐसा होता है, और फिर धीरे से उसमें खून का जो कोगुलेशन फैक्टर होता है जिसको अपन क्रिस्मस फैक्टर बोलते हैं, वो वहां पे जमते जाता है, जिसकी वजह से एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, चाहे हार्ट में हो या हार्ट के आसपास के एरिया में हो। तब की कंडीशन इस्चीमिया होती है। मैंने जनरली आपको बोला भी था शुरुआत में कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ है, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस्चीमिक यानी शॉर्टकट अगर मैं ये समझाऊं कि हार्ट में अगर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए, बहुत बड़ा ब्लॉकेज जिसकी वजह से सड़न गलन ऐसा टाइप का कंडीशन चालू हो जाए, तो उसको अपन इस्चीमिक हार्ट डिजीज की क्राइटेरिया में रखते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है इसका वास्कुलर। वास्कुलर यानी वेसल्स में होने वाले जो भी परेशानियां होती है उसके कारण होने वाला जो हार्ट डिजीज है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ये उसके कारण होता है। अब अपन क्या बोलना चाहिए, डिफाइन करते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को। ये आखिर होता क्या है। कंजेनाइटल नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, मतलब अगर 100 अगर केस अपन लें तो उसमें से मुश्किल से 8 केस ही ऐसे होंगे जो मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से पीड़ित होंगे। और इसमें मेन जो फैक्टर होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर है और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया है कि माँ को अगर किसी भी प्रकार का तकलीफ है हार्ट से रिलेटेड तो वो बच्चों को भी ऐसा हो सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका आएगा
जो मैंने पहले आपको एट्रियल सेप्टम का बताया था, वेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट बताया था, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि बाहर का एनवायरमेंट, माँ के गर्भ में जो उपस्थित एनवायरमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तब की कंडीशन में बच्चे को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये डिजीज क्रिएट हो जाएगा। अब एक्वायर्ड हार्ट डिजीज की बात करते हैं। एक्वायर्ड डिजीज में मैंने आपको कहा रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, ये अधिकतर रूमेटॉइड हार्ट फीवर के कारण ही आता है, जिसमें होता ये है कि हमारे शरीर में जो उपस्थित बीटा हिमोलिटिक हिमोलिटिक का जो कंटेंट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई नामक एक वो होता है बैक्टीरिया, जिसके इन्फेक्शन के कारण रूमेटॉइडिक हार्ट फीवर क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारा जो थ्रोट होता है, गले में इन्फेक्शन होता है और गले से स्टार्ट होकर के हर एक जॉइंट में हमारी तकलीफ आने लगती है, एकदम सीवियर पेन होता है, और जिसके कारण हमको फीवर आने लगता है और उसके साथ ही साथ हार्ट में भी तकलीफ आना चालू हो जाता है, जिसे हम रूमेटॉइड हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर अगला आते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये सबसे कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है आजकल की लाइफ में। जैसे पिछले सेशन में मैंने आपको डायबिटिक का बताया था, वैसे ही कॉमन आजकल हर 2 से 3% के बीच में एक पर्सन आपको हाई हाई बीपी के पेशेंट देखने को मिल जाएंगे, या घर में अगर 5 सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य को तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत रहेगा ही रहेगा। ये खान पान के कारण भी हो सकता है और तनाव वैसे जो दिनचर्या चल रही है शायद उसके कारण भी हो सकता है। तो मैं हाइपरटेंशन की बात कर रही थी। हाइपरटेंशन भी एक मेन कारण होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और ये स्पेशली अपन सामान्य अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 होता है, यानी सामान्य रूप से अगर मैं आपको बोलूं, हमारा हार्ट पंपिंग करता है, पंपिंग करता है। जब हार्ट के ऊपरी चैम्बर में ब्लड आता है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, जिसका प्रेशर होता है 120, और जब नीचे चैम्बर से ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है जब ब्लड, तब उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका मेन रेशियो होता है 80। और जब इन दोनों रेशियो में बढ़ोतरी होती है, यानी 120 के जगह में वो 130, 140, 150 हो जाए, या इधर 80 की जगह में 90 या 100 हो जाए, तब हम उस कंडीशन को हाइपर टेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये अगर बना रहा कंटिन्यूसली तो हार्ट में बहुत बर्डन पड़ता है, इसके कारण चलते तो कई बार हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये अधिकतर नॉर्मली एज डिसाइडेड है, जैसे 15 साल के नीचे बच्चों का ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मली रहता है, लेकिन 18 से लेकर के 50 साल तक के युवा में जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 रहना चाहिए। लेकिन मानक तौर पर ये जो रेशियो है उससे अपन अगर हम थोड़ा सा 10-10 के लेस में भी चलें, 110/70, तो वो हल्का सा बीपी लो है लेकिन फिर भी नॉर्मल है। अगर उसके ऊपर 10-10 का अगर आगे चलें, जैसे 130/90, वो भी नॉर्मल रेंज पे आता है क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इंसान का ब्लड प्रेशर अगर वो 50 के पहले है, 140 या 90 mm है, उसको सिर में दर्द है, उसको चिड़चिड़ाहट लग रही है, उसको विभिन्न प्रकार के मतलब परेशानियां लग रही है, तो हम कह सकते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, और हो सकता है ये आगे चल के हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट करे। फिर है अगला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को भी हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को अगर हम बात करें तो ये तुरंत तुरंत मतलब किसी को एकदम स्ट्रेस अचानक आ जाता है जिसके कारण बीपी हाई हो जाता है, और वो स्ट्रेस अगर खत्म हो जाए तो उनका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट नहीं होती है,
लेकिन अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तब क्या होगा, रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाएगा, क्रॉनिक रीनल डिजीज होगा, यानी किडनी में तकलीफ आना चालू हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां कंटिन्यू खाते रहती हैं, तो उससे भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और साथ ही साथ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कहना चाहिए शरीर से सोडियम और पोटेशियम की निश्चित मात्रा जो रहनी चाहिए उससे ज्यादा अगर हो गई हमारी बॉडी में तो भी हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए हाइपरटेंशन के पेशेंट को नमक और हाँ नमक कम खाने के लिए बोलते, सामान्य नमक, और ज्यादा हुआ तो उसको सेंधा नमक खाने के लिए मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सामान्य नमक छोड़ करके सेंधा नमक या काला नमक का यूज करें। इससे बर्डन हमारे हार्ट में नहीं पड़ता और सेफ रहता है। लेकिन अगर ऐसा ना करें, ज्यादा ऑयली और ज्यादा सॉल्टी खाना खाएंगे तो हार्ट में बर्डन पड़ेगा, क्योंकि सोडियम इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हाइपरटेंशन की बता रही हूँ, इसमें हेडेक होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, डिजीनेस आएगा, चक्कर भी आ सकते हैं, और ब्रेन हैमरेज। सबसे ज्यादा अगर हाइपरटेंशन हुआ तो ब्रेन हैमरेज की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और ये सारा का सारा खेल हार्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो पंपिंग करता है। इसके पंपिंग के कारण ही ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में आता है और जाता है। अब मैं तीसरा जो आपको बताई थी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज यानी प्रकार से ब्लॉकेज, किसी भी हार्ट के किसी भी एरिया में ब्लॉकेज, जिसको अपन कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। अब कोरोनरी है क्या चीज, पहले ये समझ लीजिए। हमारे शरीर में सभी जगह वेन और आर्टरी यानी धमनी और सीरा का जाल बिछा हुआ है, तो हर एक जगह में खून जाता है, पोषण देता है और वेस्टेज मटेरियल को ला करके किडनी से यूरिन के फॉर्मेशन के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेकिन भैया जो काम कर रहा है हमारा हार्ट, उसको भी तो खाने की आवश्यकता है, उसको खाना कौन देता है, ये कोरोनरी आर्टरी। हार्ट में भी छोटे छोटे वेन्स का जाल बिछा हुआ है, जो हार्ट के ऊपर के एट्रियम को और हार्ट के नीचे के वेट्रियम को ब्लड सप्लाई करता है, उसको पोषण देता है और उसको काम करने की शक्ति देता है। इसी इसी कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आता है तब हम इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी बहुत पतली होती है। कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज हो गया और कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ हार्ट का, वहां पर का सिस्टम उसका बिगड़ जाता है और फिर हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और अगर इसमें कुछ भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले या तो एंजाइना पेक्टोरिस आएगा, या मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा, या कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर, या कार्डियक फेलियर। ये सारे के सारे इस्चेमिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड हैं। और एक वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब अलग फैक्टर जिसके कारण हार्ट डिजीज हो सकता है। उसमें है जरूरत से ज्यादा फैट रिच वाला भोजन खाना दिनचर्या में लेना, और है हाइपरटेंशन तो मैंने कहा ही, डायबिटीज है, एक्सेसिव स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग बहुत जरूरत से ज्यादा करना, अल्कोहल ज्यादा लेना, और सैनिटरी लाइफ विथ लैक ऑफ एक्सरसाइज। यानी अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आरामदायक स्थिति में हैं और बॉडी को ज्यादा एक्टिव नहीं किए हैं, तब की कंडीशन में हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, तो भी हार्ट पे बर्डन पड़ेगा। और सबसे ज्यादा है ओबेसिटी। ओबेसिटी की कंडीशन में अधिकतर क्या, जिन जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो एक निश्चित एज आने के बाद उनको हार्ट की डिजीज होती ही है। कारण तब तक हमारा कोरोनरी आर्टरी का जो कार्य करने की क्षमता होती है बहुत कम हो जाती है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका रहता है। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस होता ये है कि हार्ट में अचानक होने वाला पेन, जिसको हम लोग कभी कभी समझ लेते हैं गैस का पेन है। गैस का पेन हमारा क्या होता है, जब हमारा हार्ट में अगर तकलीफ है तो लेफ्ट साइड तकलीफ देगा,
पहचान बता रही हूँ। गैस्ट्रिक पेन और एंजाइना पेक्टोरिस का पेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये गैस का पेन है कि हार्ट का पेन है। अगर किसी को पेन उठता है तो लेफ्ट तरफ पेन उठेगा, लेफ्ट आर्म से लेकर के पूरा हाथ दर्द में आएगा। अपन ऐसे हमको ऐसा लगेगा कि हम एक पल के लिए भी अपने हार्ट के जगह को छोड़ेंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगा। ये हमको उस समय फीलिंग आएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के बैठते हैं। जो भी पेशेंट जिनको एंजाइना पेक्टोरिस का तकलीफ होगा वो अपने हार्ट को प्रेस आउट करके एक जगह बैठ जाएगा। बैठे बैठे उसके फिर चेहरे का हाव भाव एकदम चेंज और पसीने से तरबतर हो जाएगा। ये उसकी पहचान है। जबकि गैस्ट्रिक पेन में ऐसा नहीं होता है, ना वो पकड़ के बैठता है, ना उसका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है, केवल दर्द है ऐसे बोल करके। और दूसरी बात, गैस्ट्रिक पेन थोड़ा सा बदल बदल के लोकेशन में दर्द देगा, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस केवल और केवल एक जगह से स्टार्ट होकर के पूरा लेफ्ट आर्म और फिर पूरा हैंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पे दर्द बना ही रहता है। जबकि गैस्ट्रिक पेन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कभी नीचे स्टमक में कभी इंटेस्टाइन में दर्द रहता है, ऐसा होता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं ताकि हार्ट अटैक की समस्या ना हो। और इसके सिम्टम्स वही है, डिस्कम्फर्ट इन द थोरेक्स रीजन, मायोकार्डियल इंफेक्शन, इनफेल्ट बर्निंग सेंसेशन, यहाँ पे आग जल रहा है इस टाइप से फीलिंग आएगा हाथों में, स्वीजिंग और चोकिंग सेंसेशन, एक सेकंड कैसा लगेगा हाथ काम ही नहीं कर रहा है, या यहाँ पर का जो भुजा है, एक्जिला है, सब चोक हो गया, इस टाइप से फीलिंग आएगी। और नोजिया टाइप की वॉमिटिंग, जैसे अपन मिचली बोलते हैं, मितली अजीब सा क्या है उल्टी, वो सभी फीलिंग आने लग जाएगी। हमको अनइजीनेस लग रहा है, कुछ ऐसा करूँ कि हमको इजीनेस लगे, कंफर्टनेस लगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब तक उसको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट नहीं देते डॉक्टर या इंजेक्शन नहीं लगाते तब तक उसको कंफर्ट नहीं लगता, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस कंडीशन को अपन एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब साइन और सिम्टम्स की बात यदि करें तो आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है ये एक सिम्टम से दिखता है हार्ट हार्ट पेशेंट में। मतलब अगर आर्टियोस्क्लेरोसिस को डिफाइन करे जाए तो हार्ट के जो क्या बोलना चाहिए वेसल्स होते हैं उसमें एक प्रकार का रुकावट या अवरुद्धता है, ये उसका सिम्टम्स है। लेकिन ये हमको शो नहीं होगा, वो डॉक्टर ही ईसीजी वगैरह से आपको बताएंगे कि आपके क्या बोलना चाहिए इकोकार्डियोग्राम में कुछ इरेगुलरिटी दिख रही है, इसको हम शॉर्टकट में ईसीजी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राम में ये मतलब अवरुद्धता है या फिर कहना चाहिए जो रेगुलरिटी पी क्यू आर एस की होनी चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं है, ये डॉक्टर आपको बताएगा। आप अपने से खुद उस रिपोर्ट को देख के भी नहीं पहचान सकोगे कि आपको हार्ट में तकलीफ है। और एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, और मेरी में तो जो है वो मैं आपको शो करूंगी, लेकिन सामान्य रूप से बता रही हूँ। बाकी हार्ट से रिलेटेड वाली दवाइयाँ कभी भी अपने से होके नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की दवाइयाँ होती हैं, है ना। और जब भी किसी को ऐसा तकलीफ हो कि लगे कि हार्ट की तकलीफ है तो डॉक्टर से कंसल्टेंट तुरंत तुरंत लें या हॉस्पिटल में जाके तुरंत दिखाएं। तो सबसे पहला है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में एम्लोडिपिन 5 mg वंस डेली, आई मीन टू से एक गोली नाश्ते के बाद सुबह सुबह दी जाती है अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या है तो। या एम्लोडिपिन अगर उसको सूट नहीं हो रही है तो बेनिडिपिन 4 mg की टैबलेट चलती है, लेकिन वो 2 समय चलती है। तीसरा है नाइट डिपिन। अगर ये ऊपर की 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई वो भी सूट नहीं हो रही है तो नाइट डिपिन 10 से 40 mg, क्या कहना चाहिए वो उसकी पावर कम हो गई, उसको फिर भी थोड़ा सा अनइजीनेस लग रहा है तो 10 से 40 mg बीआईडी देते हैं, यानी 2 टाइम। और है एरिथीमिया। एरिथीमिया इन द सेंस होता है रिदम। रिदम से क्या समझते हैं? रिदम कोई बता सकता है रिदम से क्या समझते हैं?
रिदम मतलब एक तरीके से कहें हार्ट का रिदम, रिदमिक लब डब जो हम लोग हार्ट में सुनते हैं ना, हमको धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है। ये जो आवाज है, ये अगर अनियमित हो जाए, कभी धक 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 जो सामान्य होना चाहिए एकदम धीरे हो या एकदम फास्ट हो, इसको बोलते हैं एरिथमियाज। तब की कंडीशन में आइसोप्रेनिलिन एक टैबलेट आती है, उसको एमडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर डिल्टियाजेन एचसीएल ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर एडिनोसिन। ये 3 टैबलेट होती है एरिथमियास कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। फिर है अगला मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये भी एक बीमारी है। इसमें कहना चाहिए कार्डियन की जो मेन ब्रांच होती है एओर्टा वगैरह में, उसमें तकलीफ हो जाती है, उसमें रुकावट हो जाती है, इंफेक्शन हो जाता है। तो वो इंफेक्शन को हटाने के लिए, उस अवरुद्धता को हटाने के लिए जो डॉक्टर दवाई देते हैं, उसमें है कैप्टोप्रिल। इसको देते हैं 6.25 mg पर डे, रोज एक समय। रैमीप्रिल इसको भी देते हैं 2.5 mg दिन में 2 बार। कार्डियोटॉनिक देते हैं डिजिटॉक्सिन, ये अपने अपने समस्या के अकॉर्डिंग मतलब एमडी मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट से देते हैं। फिर है आर्टेरियोस्क्लेरोटिक, इसमें भी दवाई चलती है आपका एटोरवासिन 10 to 20 mg डेली, और फेनोब्रेड 160 mg डेली। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो है, ये हर किसी को सूट नहीं होती है। किसी को कोई दवाई सूट होती है, किसी को कोई दवाई सूट होती है। इसलिए पूरे सिम्टम्स और पूरे कंप्लेन को सुनने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन चलानी होती है। ये तो हुआ एलोपैथिक का। अगर कोई भी मेरे पास हार्ट के प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसको मैं सामान्य एक ही दवाई देती हूँ, A2 या A3, बस A2 या A3 या A1। ये दवाइयों में ही हम बीपी के मतलब जो पेशेंट होते हैं, उनका क्या बोलना चाहिए, ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। और इसके साथ ही साथ अगर चक्कर आ रहा है तो S11 की मेडिसिन चलाते हैं, और अगर उनको अनइजीनेस लग रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो S11 के साथ साथ S1 की दवाइयाँ देते हैं। बस इतना बोल करके मैं अपने वाणी को आज विराम दूंगी। पर मुझे नहीं लगता आज आप लोग को ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा क्रिटिकल शब्दों का यूज किया है। जी जी, मतलब जितना समझ में आना था हम लोग को, जितना टूटा फूटा समझ में आना था आ गया। काफी अच्छे तरीके से आपने बताया, और जितना हम समझ सकते थे हमने समझने की कोशिश की। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं डॉक्टर पुष्पलता जी से। सत्येंद्र सर। मैडम आपका जो है अच्छा लगा। आपने जितना सिंपल शब्दों में समझाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आया है। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। चेस्ट पेन होता था, चेस्ट पेन के कारण लेकिन 2 बार मेरा एंजियोग्राफी हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला, और एमआरआई हुआ था हार्ट का, तो बताया गया कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहा है। आपका जो हार्ट का नीचे का साइड में करीब जो है 30% के आसपास जो है हार्ड हो गया है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कुछ मेडिसिन एलोपैथिक चल रहा है, और यदि कोई होम्योपैथी भी हो आपके पास तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मेडिसिन वगैरह कभी ला करके आपको दिखाऊंगा रायपुर में। रायपुर आपका मोहल्ला कहाँ है, थोड़ा बताइएगा, मैं आपसे सुनूंगा। पहले तो मेरा नंबर आप ना सेव कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप में मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाइएगा, उसके हिसाब से मैं आपको दवाई बताऊंगी। ऐसे सामान्य दवाई देने से नहीं बनेगा, रिपोर्ट जी 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 रिपोर्ट में लेकर के ही आऊंगा सीधा। मैं यहीं भिलाई में रहता हूँ मैडम। हाँ, तब तो बहुत नजदीक है। हाँ, तो इसलिए मैं रायपुर आ जाऊंगा। इसीलिए बोल रहे कि रायपुर आऊंगा। ये कौन सा मोहल्ला है आपका?
मेरा तो महावीर नगर है, महावीर जी, जी। नगर जी, जी। अमरूद से लगा हुआ है। जी, जी, जी। आप जी, मीना दी से, हमारी बड़ी दीदी से नंबर ले लीजिएगा। एक्चुअली ये जी। जो मैं नंबर यूज कर रही हूँ ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरी जी, माता जी। राम का नंबर है, सासू माँ का नंबर है। मैं अपने जी, क्लिनिक जी। को छोड़ करके घर गई थी, वहां से फिर मोबाइल लाके वापस अपने क्लिनिक में आके बैठी हूँ। इस जी, जी। इस ड्यूरेशन में बहुत टाइम लग गया। नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आज का हाँ जो मेरा प्रोग्राम है बिल्कुल फ्रूटफुल रहा है। बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही सिंपल वर्ड में आपने सब ये बताया है और बहुत सारे लोगों को इस चीज कभी मालूम भी नहीं रहती कि क्या होता है, तो बहुत अच्छी तरह से आपने सिंप्लिसिटी वे में मतलब बिल्कुल इसको समझाया है। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हार्ट का जो टॉपिक है बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कॉमन है इन द सेंस आजकल जितने भी दिनचर्या में अपन फैटी टाइप का या पिज्जा बर्गर इस टाइप से खाते हैं, फूडी स्पाइसी ऑयली, ये सबके कारण तो होता ही है, लेकिन साथ में आजकल के लोगों के पास ना खुशी आनंद ये सब गुम हो गया है। टेंशन में हमेशा हर कोई दिखता है, छोटा से छोटा बच्चा को भी अगर देखोगे तो पढ़ने का टेंशन, और जो टेंशन टेंशन की आदत हो गई कि टेंशन होता है या आता है? लेकिन उसको अपना संभालना आना चाहिए। उसको पकड़ के बैठे रहोगे ना तो फिर वो हार्ट को बटन देता है, और ना संभालना आना दैट मीन्स है तो है, सोल्यूशन हो जाएगा। हल्के में लेकर के चलोगे ना तो हार्ट पे बटन नहीं पड़ता, लेकिन जो दिली सोचते हैं एकदम लेकर चलते हैं, भगवान क्या होगा कैसे होगा ऐसा करके, तो उनको ज्यादा तकलीफ होती है। ये है तो तो ये ऐसा सोचने से टेंशन रहेगा तभी काम होगा, लेकिन इतना भी हावी नहीं होने देना है टेंशन को कि हमारे लिए वो चिंतन का सबब ना बन के चिंता का सबब बन जाए। ये है। ये तो लोग मतलब जो है अपने आप टेंशन ले लेते हैं, जबकि टेंशन लेने के बाद कुछ नहीं होता है, उसके अच्छा उसके बजाय कि ना ले। जी, और अच्छा अगर हम सोचते हैं ना बिना टेंशन लिए तो उसका सॉल्यूशन जल्दी निकलता है। सॉल्यूशन लोग टेंशन लेके सोचते हैं तो सॉल्यूशन निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी टेंशन से घिरा होता है तो सॉल्यूशन जल्दी आता नहीं है। यस तो मीना जी, दिमाग को साफ रखिए, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखिए। जो कोई बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा मतलब अपने दिल पे मत लिए, ठीक है बोल दिया बात खत्म, क्या आया आया गया चले गया। इस तरह से अगर मतलब हैप्पी को अगर वो रहेगा माहौल, तो मैं नहीं समझता कि ये हार्ट का कोई मतलब आमतौर पे प्रॉब्लम आता आएगा। अरुण सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जी, आप टेंशन लेते हैं कि देते हैं? मैं तो देता हूँ मैडम, ये जबकि ये सब चल रहा है ना तो मेरे टेंशन लेने के कारण चल रहा है। मैं वही बोलने वाला था। टेंशन जब मैं दूसरे को देता हूँ तो मेरा टेंशन खत्म हो जाता है। मैं वही बोलने वाला था सर कि बहुत लोग होते हैं जो टेंशन देते हैं, और जो टेंशन देते हैं ना वो बहुत हेल्दी रहते हैं इन एवरी एस्पेक्ट। और हमारे ना टेंशन ना लेते हैं ना देते हैं, वो हमेशा ना टेंशन को भगा देते हैं अपनी कविताओं से। कौन? दिल को खुश कर देते हैं। देखिए, जिंदगी में हर हालत में खुश रहना होना, तो ये सारी चीजों को बिल्कुल दरकिरार करना चाहिए। पॉजिटिव रहते हैं। उनका एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जीजा जी का। जीजा जी अपना वो चेहरा तो दिखाइए, कब कब से हो गए मैं आपके दर्शन नहीं की हूँ। अरे वो लाइट उतना लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, डार्क है इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। हमारे दीदी के दर्शन हो गए। चलिए अरुण सर आप थोड़ा सा सामने आइए। प्रणाम जीजू। नमस्ते नमस्ते। मैं फॉर्मल में नहीं हूँ। मैं अभी क्योंकि जब मैं बाहर से आया तो मैं 8:30 बज गए थे, तो आके मतलब चालू कर दिया कार्यक्रम। और आपने बहुत अच्छा बोलूंगे आप लोग का आधा नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखिए हम लोग मतलब जो आप नहीं आए थे ना, तो हम लोगों ने काफी अच्छी बाकी दूसरी में चर्चा की है। तो चलते रहता है, मतलब लोग आते हैं और खाली चुप नहीं बैठते हैं। हम तो स्वयं किसी को चुप नहीं बैठने देते, हम चालू कर देते हैं, मतलब चाबी घुमा देते हैं और चालू हो जाता है काम। ये आपकी खूबी है अरुण जी। बहुत अच्छा है, मतलब हैंडल करना जो कहते हैं ना क्वालिटी, वो आप में है।
धन्यवाद। ये तो मतलब गॉड गिफ्ट है। और कारण होता है। सच में आपने जो उनको वो पद दिया ना एंकरिंग का, ओ माय गॉड, एकदम दीदी उसमें अभी तो आपने एक एंकर देखिए, बाकी एंकर नहीं देखिए। और वो शुरू से मैं उनको जानती हूँ, मैं शुरू से उनसे मतलब घुली मिली हूँ, तो मैं जानती हूँ उनके अंदर एक वो बहुत ही देखिए, उनको अलग दोनों बनाना। वीणा जी और राजू जी बहुत ही सोशल है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। जी आई जी एडमायर देम। क्या मेरे मतलब मैं जानता हूँ क्या, और एक बार जो कोई आदमी मेरे से जुड़ जाता है तो फिर वो कभी निकलता नहीं मेरी जिंदगी से। डॉक्टर साहिबा, आपको और भी एंकर देखने हैं तो और भी आएंगे तो आपको बाकी एंकर्स भी मिल जाएंगे, एक से एक एंकर्स हैं यहाँ पे तो। ये खुद भी एंकर है, राजीव जी खुद एंकर है, नहीं, नहीं। नहीं है, किसी में है हमारे दिलीप जी भी एंकर है। एंकरिंग का। और किसी का कोई क्वेश्चन? अजय जी, दिलीप सर? नहीं, मेरा तो वीणा जी क्वेश्चन है, मैं तो खाली डॉक्टर साहब को ये पूछूंगा मैडम को कि प्रिवेंटिव क्या मेजर हो सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए बस यही है, तनाव से दूर रहें, खान पान का जो दिनचर्या है उसको थोड़ा सही संतुलित रखें। बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना, वो सबको पता है आज की लाइफ में, लेकिन करता कोई नहीं है। पानी का सेवन ज्यादा करना है, और क्या बोलना चाहिए, जो योगा है भले 10 मिनट या 15 मिनट का हो, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल ये कोरोना के 2 साल के कारण है ना, बहुत सारे लोग मतलब हेल्थ कॉन्शियस दिखते हैं। बहुत अपने हेल्थ को लेकर के ना कई लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन कई लोग लाचार हैं, आदत से नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। नहीं, वो क्या है देखिए, जिसको नहीं करना है उसको आप कितना भी मतलब समझाए तो नहीं करेंगे। जी जी अपने शरीर की जो है हिफाजत अपने खुद को रखना है। जी, कोई और आके नहीं। आप किसी को उधार नहीं, आपका दर्द किसी को उधार नहीं दे सकते आप। यस सर, सही बोल रहे हैं। तो दर्द पैदा नहीं हो, इसी तरह से मतलब लाइफस्टाइल रहे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आते होंगे। क्या भगवान की दया से तो आज तक मुझे कोई टैबलेट मैंने देखी भी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप इतना क्योंकि काम आप करते हैं जैसे ना, लोग जितना हम बिजी रहते हैं ना मेरे से सर, मतलब आपकी मोहब्बत एक्टिविटी, करने वाले लोग हैं, उनकी दुआ है। आप खुद इतना एक्टिव हैं और इस जो वर्क करते हैं तो उससे आपको एक एनर्जी मिलती है, वो बहुत अच्छा है। ये तो क्या होता है, लोग बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं, लोगों उससे से मिलना और लोगों से बातचीत करना ये सबसे बड़ा टॉनिक है राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बात है सर ये। और ये जो बीमारी है, जो दिल की बीमारी है, तो आज मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद 40-50 वर्ष की उम्र के बाद लगभग मुझे लगता है बहुत ही कम होंगे परसेंटेज में जिनको ऐसी बीमारी नहीं होगी। कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित होगा, ब्लड प्रेशर से पीड़ित होगा, कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा, ऐसे मतलब बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम जिनको ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। और उन्हीं को नहीं होगा जो एक्टिव होगा, एक्सरसाइज करता होगा, जो डाइट कंट्रोल जिसका होगा, जो जी इसको जी फॉलो करेगा वही इस चीज़ों से बच सकता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ आंशिक रूप से भी हो बीमारी होगी ही, ऐसा मुझे लगता है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये सब करने के लिए किसी ने खुद को रोका नहीं रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कोई तो रोकता नहीं आपको कि मतलब आप अपने उम्र के हिसाब से खाओ पियो, हेल्दी रहो, लोगों से बातचीत करो, हंसते रहो क्या, और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। ज्यादा आप अपेक्षा भी मत करो, ज्यादा किसी से अपेक्षा करने से भी मतलब आदमी को टेंशन आता है। यार मैंने उसको ये किया और उसने मेरे को ये नहीं किया। मतलब थोड़ा दिल को दुखी करने वाला होता है, क्योंकि हमारे मन मुताबिक यदि काम नहीं होता ना, किसी से हम अपेक्षा करके रखे हैं तो बहुत दिल दुखता है, तो टेंशन आता है, टेंशन आता है भाई। इसीलिए मैंने बोला ना पिछला बार, अपेक्षा करना ही नहीं। आपने जो करना है वो कर दिया दूसरे के लिए, वो उसका रिटर्न की आप अपेक्षा मत करें। सही बात, सही बात। वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो उसको क्या करना है। आप अपने एक क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य भावना से आप किसी को मदद करते हैं, आप किसी को उपकार करने की भावना से मदद करें तो फिर अपेक्षा आती है। जी सही कहा आपने। एक्चुअली आज का जो प्रोफेशनल, आज का जो लोगों का लाइफ है ना सर, इतना स्ट्रेस्ड लाइफ हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है ना, जो जॉब है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा वही।
कभी कभी लोग क्या है ऑफिस का टेंशन घर ले आते हैं। ऑफिस का टेंशन ऑफिस में छोड़ के अगर घर आओगे तो टेंशन साथ में नहीं आएगा ना। अच्छा साथ में लाओगे तो भी मतलब फिर आप दूसरे को टेंशन दोगे, जी वो तो है, अपनी बीवी बिल्कुल को दोगे, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल दोगे। बिल्कुल। और अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग कौन होती है? घर की बीवी और बच्चे। दूसरा किसके ऊपर निकलता है? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी भी अच्छी सब्जी बनाओ और मूड अच्छा नहीं है तो बोले क्या सब्जी बनाई है। तो ऑफिस का टेंशन ऑफिस में छोड़ के घर में आइए, टेंशन मत लीजिए किसी का। चलिए दिलीप जी, प्रफुल्ल जी पर कुछ पूछेंगे आप? प्रफुल्ल जी काफी टाइम बाद दिख रहे हैं, प्रफुल्ल जी कुछ बोलेंगे? वही बोल रहा हूँ ना, बहुत दिन के बाद आए प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी नमस्ते, तो बोल भी नहीं नमस्कार, रहे थे। लॉन्ग टाइम, कहाँ थे? तो बहुत दिनों लग रहा हूँ, ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है इसलिए। अरे भैया ये तो सभी ऑफिस बिजी रहते हैं यार, हम अपने आप को बिजी करते हैं प्रफुल्ल जी, हम अपने आप को बिजी करते हैं। आप अगर एक समय कर दी तो 8:30 बजे मुझे ऑफिस बंद करना है तो बंद करके घर आइए, कौन आपको पूछने वाला है? वही उसी के बारे में थोड़ा बोलना नहीं चाहता नहीं, तो ये आपको करना है ना, हम आके थोड़े आपको ऑफिस 8:30 बजे भेजते, 4 बजे। सही है ये अपने आप को तय करना है। हाँ सही बात है। मैंने एक महसूस किया है कि जब आपको कोई टेंशन आता है, अगर आप उसी के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, समझो मुझे किसी काम का टेंशन है, या मुझे किसी क्लाइंट ने जरा तकलीफ दी है, या मेरा कोई फैमिली मैटर है, कोई कुछ भी वजह से अगर आपको टेंशन आता है, और अगर आप उसी के बारे में अगर सोचते हैं तो उसका आपका टेंशन बढ़ता जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया। अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको दिमाग से अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो आपका टेंशन बिल्कुल कम हो जाएगा। बस निकालने का प्रयास करने के बजाय दिमाग में साइकिलिंग कर लो, साइकिलिंग। आपका मन जो होता है वही सब कुछ करवाता है। तो मन को ट्रेनिंग दीजिए, मन को काबू में रखिए, मन को भटकने मत दीजिए, तो सब चीजें ठीक रहती है। आपका मन ही है जो आपको मतलब ये सारा टेंशन और भटकाव को हाँ वही है ना, मन पे ही सब। तो मन को इसलिए तो जैसे कि रामदास स्वामी जी भी क्या कहा है आपको मालूम प्रभु? मालूम है ना, मालूम है। एक बात बहुत सच है, मन के हार है और मन के जीते जीत है। जी सही बात है। तो अब मन तो अपना ही है, हम ही मन को मतलब वो करते हैं। जी चलिए, अब डॉक्टर को चलिए बहुत अच्छा मतलब सेशन रहा। काफी लेट हो गया है, मुझे ट्रेनिंग पढ़ाना है। जी वीना जी आप समाप्त कीजिए और धन्यवाद दीजिए प्लीज। जी, तो आज का सेशन हमारा कार्डियोलॉजी डिजीज पे बहुत अच्छा रहा। जितना हार्ट डिजीज के बारे में हमने सुना कि कैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, कैसे हमें हार्ट डिजीज होता है और क्या क्या चीजें करने से हमें ये डिजीज ना हो, ये सारी चीजों के ऊपर हमने काफी अच्छे विस्तार से चर्चा किया और ये काफी अच्छा रहा। मतलब हमें जो बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं बट वो बहुत टेक्निकल थी, उन चीजों के बारे में आज हमें पता चली।
तो थैंक यू सो मच पुष्पलता जी, और आप सभी का जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया और आपने नॉलेज को बढ़ाया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, और डॉक्टर पुष्पलता जी से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसे ही और एक निवेदन वीना जी और हमारे तरफ से पुष्पलता जी करिए कि आप जब भी मतलब आपको समय मिलते अवेलेबल रहिए, आपका जो ज्ञान है उससे सब लोगों को मतलब लाभान्वित कीजिए। ज्ञान देने से बढ़ता है, और आपको भी मतलब अगर लोगों के बीच में है तो आपको भी खुशी, आपके चेहरे पे मतलब खुशी मुझे दिख रही है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू डॉक्टर पुष्पलता जी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।